इतना सम्मान किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वाकई में हूँ, क्योंकि एक चैलेंज था पुलिस के लिए। ये केस बिलासपुर पुलिस के लिए एक चैलेंज था। हम लोग तन मन धन से लगे हुए थे और सफलता मिली है। हम लोग बहुत प्राउड हैं कि इतने इम्पोर्टेंट और इतने पेचीदा केस में पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। आप लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के, एक नॉवेल की तरह है, उसमें कई सारे किरदार हैं और कई सारे उसकी हर एक की भूमिका है। ये प्रेस विज्ञप्ति बंटवा रहे हैं, उसके बाद हम सीधे कनेक्ट कर दें क्या? और हाँ, हमारी 3 टीमें अभी 3 अलग अलग लोकेशंस पर हैं, जो कि हम आपको जो आरोपी हिरासत में है वो स्क्रीन पे दिखा देंगे और उनकी फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस सब अवेलेबल हैं, वो आपको दिखा देंगे। एक टीम दिल्ली में है जिनके पास 4 आरोपी हैं। एक टीम अभी बनारस के पास है, उनके पास 1 आरोपी है। और एक टीम वापस आ रही है, अभी ट्रांजिट में है, उनके पास 2 आरोपी हैं। कनेक्ट कर दें क्या एक बार? और बाकी यहाँ पे ले आए हम लोगों ने टोटल। सबसे पहले कौन सा पार्ट सुनना चाहेंगे? कपिल का पार्ट। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग है कपिल का पार्ट। हमारी कहानी का मुख्य किरदार और इस पूरी घटना को लिखने का जो मुख्य सूत्रधार कपिल त्रिपाठी और उसके पिता जय नारायण त्रिपाठी, ये दोनों ही हैं जिन्होंने इस पूरी जो घटनाक्रम है उसकी परिपाटी को लिखा। कई महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, 2 महीने पहले से तो डेफिनेटली प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी हुई थी, वो सच है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली थी जय नारायण त्रिपाठी के फ़ोन से, जिसमें कि दोनों बाप बेटे ने मिलकर डिटेल्ड प्लानिंग कि किस प्रकार से संजू को अब हैंडल करना आवश्यक हो गया है और किस प्रकार से सभी उससे त्रस्त हो गए हैं। अलग अलग उसमें घटनाक्रम हैं और अब उसको मरवाना ही एक ऑप्शन रह गया है। कपिल त्रिपाठी ने अपने बाप से ये भी पूछा कि क्या आपके पास कोई लोग हैं जो करवा सकते हैं गोरखपुर से तो या लोकल में। तो जय नारायण त्रिपाठी ने बोला कि मेरे सारे लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तुम ही अपने देखो। तो इसने बोला हाँ मेरे पास कुछ लोग हैं, मैं रेडी कर रहा हूँ। कपिल त्रिपाठी घटना दिनांक को घटना होने के जस्ट बाद अपने घर से निकला है। ये घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, ये बात की हम पुष्टि कर सकते हैं। ये स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, लेकिन जैसे ही घटना हुई है 4:20 पे, ये 4:25 से 30 के बीच में अपने घर से निकला है। ये सीधा गया है भिलाई। भिलाई तक ये गया है एक थार गाड़ी से, जो कि इसके साथ 2 इसके लोग गए हैं, केदार सिंह और एक और व्यक्ति जो रवि, जो अपनी थार गाड़ी लेकर आया था और वहाँ तक उसको भिलाई तक पहुँचाया। सुमित निर्मलकर जो इसमें दूसरा किरदार है, जो बहुत करीबी दोस्त, कपिल का सहयोगी, उसका कॉन्फिडेंट, वो भी अलग एक गाड़ी से, स्कॉर्पियो गाड़ी से भिलाई तक पहुंचा। वहाँ ये दोनों एक साथ हो गए, फिर वहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से ये लोग गए हैं गोंदिया तक। गोंदिया में हमें इनका पहला जानकारी मिली, इन्होंने रेलवे स्टेशन के वाईफाई से लॉगिन किया था, वहाँ पे पहली जानकारी मिली, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी उसको शुरू किया। गोंदिया से ये लोग पहुँचे भोपाल में हमको कुछ इनपुट्स मिले। वहाँ पे उन्होंने अपना मोबाइल चालू ही नहीं किया। एक टैक्सी ड्राइवर का जो टैक्सी इन्होंने ली थी, करीब 2 घंटे के लिए हायर की थी, उस टैक्सी ड्राइवर का इन्होंने मोबाइल लिया और यहाँ के कुछ लोगों से संपर्क किया। उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें ये जानकारी दी कि उसने इन्हें इंदौर की बस में बिठाया है। वहाँ से हम लोग की टीम पहुँची इंदौर, वहाँ पे तस्दीक हुई तो वहाँ जानकारी मिली कि ये लोग दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम का हमें बहुत सहयोग मिला। वहाँ पे जब ये दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे भी उन्होंने जिस ऑटो का उपयोग किया एयरपोर्ट से DND फ्लाईओवर नोएडा तक जाने के लिए, उस ऑटो ड्राइवर का इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया, अपना फ़ोन फिर से कहीं चालू नहीं किया। ऑटो ड्राइवर के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसने इन्हें दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस में बिठाया है। शाम को 7 बजे ये बस निकली है और DND फ्लाईओवर नोएडा के पास बिठाया है। दिल्ली पुलिस ने हमें बहुत सहयोग करके एग्जैक्ट उस बस की जानकारी दी, बस नंबर, ड्राइवर का नंबर, ये इसका कौन सा रूट होगा, ये कितने बजे कहाँ पहुँचेगी। और इस स्पेसिफिक जानकारी के बेसिस में हमने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने रात के 3 बजे इन लोगों को उस चलती बस में से सुमित निर्मलकर और कपिल त्रिपाठी को उठाया। क्योंकि अगर ये लोग एक बार बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल पहुंच जाते तो
इनको पकड़ पाना या इन तक पहुंच पाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता। इसलिए लखनऊ में टोल कौन सा था, रेवाड़ी टोल, लखनऊ एक्सप्रेसवे जो आता है वहाँ पे इन लोगों को ट्रेन में नहीं, बस दिल्ली से ये लोग काठमांडू की बस में बैठे थे। तो ये लगभग मैं 3 स्टेट का इंटर स्टेट ऑपरेशन माना जाए। यहाँ से हमने इनपुट दिया, दिल्ली ने हमें एक इनपुट दिया, उस इनपुट के बेसिस पे लखनऊ पुलिस ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और उनके इंटरसेप्ट करने के थोड़ी देर बाद ही हमारी टीम वहाँ पहुँच गई और इनको अपने कब्जे में लेके फिर पूछताछ शुरू करी। तो ये तो इस प्रकार से कपिल पकड़ाया गया है। घटना का कारण क्या था ये बाद में कब पकड़ाया, ये पकड़ा, हाँ, कौन पकड़ाया लखनऊ में? कपिल और सुमित निर्मलकर, ये दोनों लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे भिलाई से। सुमित अलग पहुंचा था भिलाई तक अपनी स्कॉर्पियो से और कपिल अलग पहुंचा था एक थार गाड़ी से, दोनों लेकिन भिलाई में मिलने के बाद उसके बाद इन सभी जगहों पर एक साथ पहुंचे थे। मैडम घटना का कारण क्या निकला वो बताइए। देखिए, घटना का मुख्य कारण, जैसा कि घटना होते ही एक शहर में हल्ला हो गया था कि कपिल ने मारा है, ये हमको आपको सबको ये जानकारी आ गई थी। लेकिन कपिल ने मारा है तो आखिर क्यों मारा है, कैसे मारा है, किस प्लानिंग के तहत मारा है, क्या उसका पूरा वो था, इसकी बहुत सारी परतें थी, बहुत सारे कारण थे। इसमें देखिए, पारिवारिक विवाद एक डेफिनेटली बहुत बड़ा कारण था। संजू का जो भी कैरेक्टर है, पुराना उसका जितना भी रिकॉर्ड है, वो सभी आप लोगों से उससे परिचित हैं। पूरा परिवार उसके बिहेवियर से त्रस्त था। इनके हमने एक और भी जानकारी बीच में शेयर करी थी, जो दत्तक पुत्री है, हम उसका नाम इसलिए रिवील नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो हमारी आरोपिया भी है, लेकिन क्योंकि वो एक रेप पीड़िता है इसलिए हम उसका नाम रिवील नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी है, लेकिन फिर भी हम उसका सम्मान, उसकी मतलब उस एस्पेक्ट का हम सम्मान कर रहे हैं। उसके साथ भी इसने जब ज़बरदस्ती करी तो एक मुख्य कारण ये उभर के आया है कि वो जहाँ पे रहती थी, शनिचरी एरिया में एक जयनारायण त्रिपाठी की एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे छोटे छोटे मकान हैं, कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे रहती थी इसका हस्बैंड और भतीजा भांजा, हस्बैंड की पूरी फैमिली रहती थी। तो संजू त्रिपाठी का अपने बाप पे बहुत अधिक दबाव था कि ये पूरी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो आपके मरने के बाद ये लोग इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, और कब्ज़ा अगर हो जाएगा एक बार तो वो होगी। तो इस वजह से संजू ने अपने पिता के साथ कई बार मारपीट भी की थी, व्यवहार भी उसका बहुत गलत था। कपिल त्रिपाठी के साथ उसकी एक मारपीट का ऑलरेडी एक FIR पंजीबद्ध है, जिसमें मई में दोनों भाइयों के बीच में काफ़ी भयंकर विवाद भी हुआ था इन सारी चीज़ों को लेकर। हालांकि इसके पहले तक दोनों भाई मिलकर ही कई तरह के काम करते थे, रसूखदारी में भी इन्वॉल्व थे। एक मर्डर भी इन लोगों ने अनूपपुर में साथ में किया था, जहाँ पे इन्होंने लाश को जाके जलाया था, उस मर्डर में भी ये लोग अंदर गए थे। तो पहले इन दोनों की इतनी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें खराब होती गई वैसे वैसे दोनों भाइयों के बीच का एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई उसमें। तो जो कपिल के मन में ये बात भी घर कर गई थी कि अगर मैं ऐसे नहीं मरवाऊंगा तो ये मुझे मरवा देगा। कई बार इस प्रकार की धमकियां और कि मैं शूटर बुलवा लूँगा या मरवा दूंगा वो दिया गया था। हालांकि कपिल ने भी इस तरह की बातें करी थी, लेकिन संजू ने जिस तरह से इन चीज़ों को बोला था तो वाकई एक शायद दोनों भाइयों के मन में ये डर बैठ गया था कि अगर एक दूसरे को नहीं मरवाएगा तो दूसरा पहले को मरवा देगा। इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हुई थी। साथ ही साथ इस महिला के पति जो है भरत तिवारी के साथ भी संजू ने कई बार मारपीट की थी, उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। हालांकि इसकी कोई भी रिपोर्ट इन्होंने नहीं कराई, क्योंकि ये पूरा परिवार एक तरीके से कपिल त्रिपाठी और जयनारायण त्रिपाठी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था। तो इनके कहने पर ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जो इनका पूरा प्लान था वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो प्लान किया था उसके हिसाब से ये डिसाइडेड था कि कपिल घटनास्थल पर नहीं रहेगा। कपिल पूरा का पूरा ब्लेम भरत तिवारी, उसका भतीजा आशीष तिवारी और उसका भांजा रवि तिवारी, ये तीनों लोग अपने सर पर लेंगे, क्योंकि इनके पास मोटिव भी था इसकी पत्नी के साथ जो रेप का एक जो हिस्ट्री हुई थी उसकी वजह से, प्लस इसके साथ मारपीट हुई थी, प्लस और भी दुर्व्यवहार थे। तो ये इनका पूरा प्लान था कि कपिल स्वयं बाहर रहेगा, नेपाल में रहेगा, और नेपाल में रहकर ये इन लोगों को निकाल लेगा, बचा लेगा, मगर इनको पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेना था। ये पूरा
3 लोग अपने ऊपर ये ब्लेम लेते। इसके लिए इन्होंने 2 पिस्टल्स और एक कट्टा भी तैयार करके रखा था, जो हम लोगों ने बरामद किया है। ये इस टाइप के पिस्टल्स और कट्टा हैं जो कि अभी उनसे फायर नहीं हो सकता, ये ख़राब हैं। तो ये इन पिस्टल्स और कट्टे के साथ ये लोग सरेंडर करते, इस टाइप की इन लोगों की प्लानिंग बन रही थी। और फिर उसके बाद पूरा जो ब्लेम है वो इन्हीं लोगों पे आता और पुलिस केवल इन्हीं पे फोकस करती, क्योंकि इनसे पिस्टल भी बरामद हो गई है और बाकी सारी चीज़ें भी हो गई हैं। तो पूरा का पूरा ध्यान इनकी तरफ ही जाए और कपिल या उसके फादर या बाकी अन्य जो भी इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये तो इनकी प्लानिंग थी। हम लोग को कुछ तो उस रिकॉर्डिंग की वजह से, कुछ बाकी लोगों के बयान की वजह से सब चीज़ें अब स्पष्ट हो गई हैं। इसमें जो कपिल है उसने अपने सहयोगी प्रेम श्रीवास, प्रेम श्रीवास का इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। प्रेम श्रीवास के माध्यम से ही इन लोगों को सबसे पहले 2 पिस्टल्स बरामद हुई, मतलब इन लोगों को प्राप्त हुई। प्रेम श्रीवास ने इसका संपर्क कराया रायगढ़ के एक व्यक्ति से जो कि सप्लायर था। ये रायगढ़ की टीम ने भी इसकी अलग से छानबीन कर रही है और पुष्टि भी कर रही है, इसलिए मैं कुछ नाम यहाँ उजागर नहीं करूँगी, लेकिन वो हमारी FIR का हिस्सा हैं। रायगढ़ के इस व्यक्ति ने 2 दिसंबर को प्रेम श्रीवास और कपिल को लेके गए अंबिकापुर में झारखंड से एक सप्लायर आया था जिसने 1.5 लाख रुपए में 2 पिस्टल्स और 12 राउंड्स इन लोगों को सप्लाई किए, उसकी अलग कीमत थी। और ये दोनों पिस्टल्स इनके द्वारा घटना में प्रयोग करने के लिए जो शूटर्स बुलाए गए थे उनको प्रोवाइड की गई। प्रेम श्रीवास ने ही शूटर्स से ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन किया, क्योंकि कपिल अपने आप को एक हमेशा लेयर रखना चाह रहा था कपिल, जिससे कि कपिल का कहीं पे भी भूमिका जो है वो डायरेक्टली स्पष्ट ना हो। इसीलिए शूटर्स से संपर्क और बाकी चीज़ों के लिए भी उसने प्रेम श्रीवास का उपयोग किया। प्रेम श्रीवास ने उत्तर प्रदेश से कई बार शूटर्स को बुलाया। कई शूटर्स यहाँ आए और गए। पहले भी 2 बार एटलीस्ट हमें पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिली है कि घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, और इन दोनों टाइम्स कपिल शहर छोड़ के पहले ही जा चुका था। एक बार वो दिल्ली में था, एक बार वो उत्तराखंड में था। इस बीच में उसने और इसके पहले उसने कई जगह रेकी भी करी कि वो कहाँ रहेगा। नेपाल पिथौरागढ़ में इसका ससुराल है, जहाँ इसकी पत्नी का घर है, वहाँ पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, जिसमें उसकी पत्नी भी पूरा पार्ट थी कि कहाँ कहाँ ये लोग रुक सकते हैं, क्योंकि नेपाल एक सेफ हेवन था। और पिथौरागढ़ में क्योंकि इसका ससुराल है, वहाँ उसके कई सारे लिंक्स हैं, तो उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। तो लेकिन पहली 2 बार में जब घटना नहीं हो पाई तो कपिल को समझ में आया कि जब तक घटना कंप्लीट नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं घटनास्थल नहीं जाऊँगा। तो इस दिन भी जब संजू अपने फार्म हाउस पे गया था, वो पिछले 4-5 दिन से अपने फार्म हाउस जा रहा था। ऐसा सुनने में आया कि शायद वो उस गांव से सरपंच चुनाव शायद लड़ना चाहता था, हालांकि मुझे इसकी ऑथेंटिक वो नहीं है, लेकिन ऐसी बात गांव वालों ने बताई है। कई दिनों से वो गांव वालों को वहाँ पे अलग अलग मुर्गा पार्टी ये वो टाइप की चीज़ें करा रहा था, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और उस दिन भी यही हो रहा था वहाँ पे। तो जब ये लंच करके वहाँ से वापस निकला है तो इसको ट्रैक करते हुए कुछ लोग आ रहे थे। इसमें एक जो सबसे प्रमुख नाम है वो एक है अमन गुप्ता, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अमन गुप्ता अपनी एलेंट्रा गाड़ी में ये देखते हुए आ रहे थे। इस गाड़ी में प्रेम श्रीवास, अमन गुप्ता लोकल है, इसके पिता दाऊ मेडिकल स्टोर के ओनर हैं। कहानी में जैसे मैंने कहा इतने सारे किरदार हैं, मैं कोई गलत जानकारी आपको ना दूं, इसलिए मैं एक बार गाड़ी को रेफर कर लेती हूँ। पूरा रटा गया मैडम। 4 दिन से हम लोग और कुछ नहीं सोच रहे हैं जी, नहीं कुछ वही नहीं। एक मिनट। जो एलेंट्रा गाड़ी है उसमें अमन गुप्ता, ये अमन गुप्ता की ही एलेंट्रा गाड़ी है। इसमें अमन गुप्ता के साथ प्रेम श्रीवास, भरत तिवारी और रवि तिवारी, ये लोग घटनास्थल तक इसको फॉलो करते हुए आ रहे थे और लगातार इनपुट दे रहे थे जो मौके पर टीम्स को जिनको कार्य करना था कि ये इसकी लोकेशन, लाइव लोकेशन क्या है। 2 गाड़ियाँ एक्चुअल घटनाक्रम में उपयोग हुई, जिसमें से कि एक शुरुआत से ही हम लोगों को, जो एक आई विटनेस है उसने एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक नीली गाड़ी थी और एक वाइट डिज़ायर थी। ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि एक नीली बलेनो हमें पोनी गांव में प्राप्त भी हुई। उस नीली बलेनो में मैडम रवि तिवारी भी आरोपी बना है क्या इसमें? रवि तिवारी इसमें आरोपी बना है, बिल्कुल।
हाँ, बलेनो गाड़ी में 2 शूटर्स बैठे थे। यही लोग ये गाड़ी चला रहे थे। डिज़ायर गाड़ी में 3 शूटर्स बैठे थे। इनके साथ आशीष तिवारी और राजेंद्र ठाकुर ये बैठे थे। राजेंद्र ठाकुर सुमित निर्मलकर का काफ़ी खास दोस्त है और उसके साथ शुरू में रहा भी है। ये भी सभी आरोपी हैं हमारे। इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजेंद्र ठाकुर, आशीष और 3 शूटर्स पहले से ही डिज़ायर में वहाँ पे वेट कर रहे थे और जैसा कि आप लोग ने देखा होगा घटनास्थल के मतलब जहाँ गाड़ी रुकी उसके जस्ट सामने एक स्पीड ब्रेकर था, तो उसी चीज़ का उन्होंने बेनिफिट उठाते हुए गाड़ी को थोड़ा सा सामने अड़ाया। दूसरी तरफ से बलेनो गाड़ी आई और दोनों साइड से इसमें शूटिंग हुई। इसके जस्ट बाद जो डिज़ायर गाड़ी है वो मुड़ गई और गई रतनपुर रोड पे। बलेनो गाड़ी भी उसके पीछे पीछे गई और अमन गुप्ता अपनी एलेंट्रा में भी इनके पीछे पीछे गया। इनको ये सब मिले पौड़ी में। डिज़ायर गाड़ी थोड़ा सा शायद भटक गई थी क्योंकि शूटर्स लोकल नहीं थे, तो उनको संपर्क करके वापस बुलाया गया। पौड़ी में जब ये मिले तो इन्होंने अपनी बलेनो गाड़ी को वहाँ से अबैंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया। बलेनो गाड़ी जिस व्यक्ति की है उसकी हमने तस्दीक करी है। वो एक जितेंद्र धितलहरे नाम का व्यक्ति है, पांडु उसको बोलते हैं, लेकिन उसका इस घटना में कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। उससे मतलब फोर्सफुली ये गाड़ी पहले ही कपिल ने अपने पास ले ली थी, तो उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं मिला है। पौड़ी में जब भागने का टाइम आया तो अमन गुप्ता ने अपनी गाड़ी एलेंट्रा में बिठाया राजेंद्र ठाकुर और 2 शूटर्स को, जिसमें से कि एक का कुछ आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं। मैं कुछ रिवील करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि अभी भी एक ऑनगोइंग ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, शूटर्स उत्तर प्रदेश के थे जी। टोटल 5 शूटर्स। मैडम कितने में हायर किया गया था उनको? इनको टोटल 10 लाख, टोटल 10 लाख में सौदा हुआ था जी। वापस भागने में एक मिनट डिज़ायर गाड़ी में, हाँ, डिज़ायर गाड़ी में भागे फाइनली 5 शूटर्स और प्रेम श्रीवास, और एलेंट्रा गाड़ी जो कि अमन गुप्ता चला रहा था उसमें भागे अमन गुप्ता के साथ राजेंद्र ठाकुर, आशीष तिवारी, भरत तिवारी और रवि तिवारी। ये लोग पौड़ी से अमरकंटक के रूट होते हुए शहडोल पहुँचे। शहडोल पहुँचने तक लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ अलग अलग हो गई थी। अमन गुप्ता ने अपने स्टेटमेंट में ये बात बताई है कि उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, तो वो थोड़ा सा पीछे छूट गया था। तो ये प्रेम श्रीवास भी फिर दूसरी गाड़ी में बैठ के, और ये लोग इनसे पहले ही शहडोल पहुँच चुके थे, और इसने करीब रात के 12 साढ़े 12 बजे भरत तिवारी, आशीष तिवारी और रवि तिवारी को भी शहडोल में उतारा, और उसके बाद ये दूसरी तरफ से अनूपपुर साइड से होता हुआ ये वापस आ गया और इसने अपनी गाड़ी छुपा दी। इसके बाद ये खुद भी गायब हो गया था यहाँ से। तो ये तो इनका भागने का तरीका था। जितने भी किरदार इसमें इन्वॉल्व थे, ये 2 गाड़ियाँ शहडोल की तरफ गईं, सुमित निर्मलकर और ये भिलाई की तरफ गए। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ से निकले हैं। पूरा जो सौदा है वो 10 लाख रुपए में फाइनलाइज हुआ था। इसकी पत्नी ने, कपिल त्रिपाठी की पत्नी ने इस बात की पुष्टि की है कि 5 लाख रुपए शूटर्स को दे दिए गए थे, लेकिन 5 लाख अभी भी और देने बाकी थे। इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन प्रेम श्रीवास के थ्रू भी हुआ है और कुछ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कपिल ने किया है। जो कपिल त्रिपाठी का एक इसके घर से ही हार्डली 200 कदम पे लगा हुआ जो एक और आउट हाउस टाइप का एक फार्म हाउस है, वहीं पे ये लोग रुके हुए थे। इनके लिए खाना इनके घर में ही बनता था, जो कि इनकी जो दत्तक पुत्री है वो और भरत तिवारी और बाकी सब लोग मिलके इनके साथ वहाँ पे इनका परिचय भी हुआ, सारी प्लानिंग भी वहीं पे हुई, और किस किस प्रकार से किसकी भूमिका रहेगी ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड हुई। कितने दिन पहले जी, हीरो हैं ये और पूरे किरदार आते जाते रहते थे, लेकिन घटना के 4 दिन पहले 100% ये लोग आते थे। 11 किरदार यानी मेन एक्टर से लेकर साइड एक्टर तक कौन कहां से गिरफ्तार? ये प्रेस विज्ञप्ति में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। जयनारायण त्रिपाठी को हमने बिलासपुर से ही गिरफ्तार किया है। कपिल त्रिपाठी को हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया है। शूटर्स पकड़ाए हैं क्या? अभी ऑनगोइंग है। प्रेम श्रीवास को हमने
प्रेम श्रीवास को हमने ये थोड़ा प्रयागराज के पास पकड़ाया है हाईवे पे। सुचित्रा त्रिपाठी को हमने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। इसकी दत्तक पुत्री सुचित्रा, ये कपिल त्रिपाठी की पत्नी है। सुचित्रा ही नाम लिखते हैं, सुचित्रा त्रिपाठी। प्रेस रिलीज में हमने इसीलिए इसी टाइप से ही लिखा है कि हर एक का रोल आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। नहीं फिर से लगाओ, फुल स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन कर दो। नहीं पहले उसको फुल स्क्रीन कर दो। कपिल वाले को पहले फुल स्क्रीन कर दो। ये तो दिल्ली पहुंच गए लोग। पहले मैं ढेर गुड में थी कि टीम्स को आने दे, यहाँ खड़ा करें, बट मुझे लगा कि अब बता देना आवश्यक है क्योंकि कपिल त्रिपाठी, हाँ कपिल है, ये जो येलो वाले स्वेटशर्ट में जो है ये। नहीं तिवारी को क्या मिलता है? चलो दूसरे को ले लो। कौन सा तिवारी? हाँ जिसको बनाया जा रहा है भरत तिवारी की पत्नी से प्लस भरत तिवारी जहाँ रह रहा था शनिचरी, वो संजू त्रिपाठी अपने नाम से कराना और जय नारायण त्रिपाठी अपनी दत्तक पुत्री को बहुत पसंद करता था, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि उसके साथ भी उसके वैध संबंध। हाँ ये फुल स्क्रीन आ गया, आप लोग ले लें। हाँ प्रसाद अपनी लाइव लोकेशन बताओ, कहाँ हो तुम लोग? ये लोग रास्ते में हैं, ये लोग रास्ते में हैं, वापस आ रहे हैं। लाइव लोकेशन इनकी अभी हाँ रुके लखनऊ की बस में सो रहे थे लोग आराम से। कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। सबसे ईमानदार मेडिकल स्टोर कौन क्या किस मोटिव से काम करता है, कभी वो बताना बड़ा मुश्किल होता है। 4 लाख अमन गुप्ता को 4 लाख रुपए दिए जा रहे थे कपिल के द्वारा। ये अमन गुप्ता ने पेमेंट किया 4 लाख रुपए। ये अब दिल्ली की टीम देखें आप लोग, दिल्ली की टीम को हाईलाइट कर दीजिए। दिल्ली की टीम में राजीव ठाकुर, भरत तिवारी, रवि तिवारी, आशीष तिवारी, 4 आरोपी हैं। ये जो नीली शर्ट में बैठे सबसे ये भरत तिवारी, राजेंद्र ठाकुर, भरत तिवारी, आशीष तिवारी, रवि तिवारी, दिल्ली महिपाल होटल से पकड़ाए। फैजुल को करो। फैजुल के साथ ये टीम में है जो दाढ़ी वाला है, नहीं ऊपर थोड़ा बाहर करो, बाहर करो। प्रेम श्रीवास, हाँ थोड़ा सा मोबाइल पीछे, मोबाइल आगे करो। अच्छा दाढ़ी वाला प्रेम श्रीवास, दाढ़ी वाला प्रेम श्रीवास, दूर करो तो दाढ़ी वाला तब दिया आरोपी को दिखाओ। प्रेम श्रीवास, नहीं ये प्रेम श्रीवास। यहाँ के तो जितने लोग थे बिल्कुल आराम, we have everything, don't worry, we have everything। फाइनेंसर कपिल का फाइनेंसर सुमित तेंदुलकर, कपिल खुद एक अपने आप को ये लोग अभी बनारस के पास है, काउंसिलिंग ऑपरेशन में है, टीम लगी हुई है।
फोटो है, फोटो सबकी आ गई बढ़िया, फोटो दिखाओ भाई। हाँ, लाइव का हो गया, लाइव खत्म करें।